गुड मॉर्निंग सभी को। आज से अपन एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि PYQ से रिलेटेड है। यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अपन डेली निकाले करेंगे छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से। तो क्योंकि PYQ जरूरी है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, ताकि हमें पता रहे हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या उनसे क्वेश्चन पुटअप भी हो रहे हैं या हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो PYQ डेली निकालना करो, जितने भी है, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के हैं या फिर RPSC के हैं, ये सारे PYQ आपको निकालना है। तो चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करें। मेरे को जितना टाइम मिलता है वो बस आपके लिए ही मैं प्रयास कर रहा हूँ चैनल को सपोर्ट करना, ताकि कंटिन्यू मैं लगा रहूँ। अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम है ये असिस्टेंट टेस्ट ऑफिसर का कोई एग्ज़ाम है जो कि जुलाई 2025 में कंडक्ट हुए। अपन करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ दे रखा है हवेलियाँ और एक दे रखा है स्थान। अपन को करना है सुमेलित। तो रामपुरिया की हवेली आप सबको पता है बीकानेर के अंदर, यानी सी का 4। तो सी का 4 सिर्फ कितने ऑप्शनों में? सी का 4 है वो सिर्फ 2 ऑप्शनों में, यानी पहले और तीसरे में, दूसरे में नहीं है और चौथे में नहीं है। तो 2 ऑप्शन तो सिर्फ एक से ही कट गई कि रामपुरिया हवेली कहाँ है, बीकानेर में। तो अपने 50% पर आ गए। अब मुझे ये पता है कि रत्नाकर भट्ट पाउंड्री की हवेली कहाँ है, ये जयपुर में। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अगर आपको एक भी आ रहा है ना, तो फिर क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो रत्नाकर भट्ट की कहाँ पे है, जयपुर में, डी का 3। डी का 3 सिर्फ इस एक में, इन दोनों में से देखोगे आप, पहले और तीसरे में से, तो डी का 3 सिर्फ एक में, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अब हम ऊपर जो 2 और हवेलियां दे रही उनकी बात करते हैं। अब हम इन बाकी 2 ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। कानोडिया की हवेली कहाँ पर है, तो याद रखना कानोडिया की हवेली है बिसाऊ के अंदर। और सेक्सरिया की हवेली कहाँ पर है, ये नवलगढ़ के अंदर। अब याद कैसे रखोगे, इन 2 कानोडिया और सेक्सरिया, इन दोनों में से एक हवेली आप कंठस्थ याद कर लो। तो सेक्सरिया की हवेली याद कर लो। सेक्सरिया की हवेली कहाँ पर है, ये नवलगढ़ में। तो याद कैसे करोगे, सेक्सरिया का शेख ले लो और नवलगढ़ का ले लो नवाब। जो शेख लोग होते हैं दुबई में होते हैं, तो ये किस तरह रहते हैं, नवाबों की तरह रहते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो सेक्सरिया हवेली का है नवलगढ़ के अंदर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया 1 नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर दे रखा है सवाई जय सिंह के समय में कौन सा कथन सही नहीं है। अपने को ये देखना। राजपूतों के विवाह में कम खर्च करने के कानून बनाए। देखते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मथुरा, उज्जैन, जयपुर, बनारस, इलाहाबाद में वेधशालाओं की स्थापना की और जीज मोहम्मद शाही की रचना की। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब इस पर चर्चा करते हैं। कई बार पूछा जाता है नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। इसका निर्माण पूरा स्वाई जयसिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग का पूरा निर्माण पूर्ण स्वाई जयसिंह ने करवाया था। और 5 वेधशालाओं का निर्माण, 5। अब 5 कौन कौन से हैं, इसके लिए आपको याद रखना है डीजे बम। डीजे एंड डी यानी दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, हम से मथुरा। तो इसके अंदर इलाहाबाद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऑप्शन आगरा। आपको ये 5 याद रहे या ना रहे, आपको ये ध्यान रखना है कि शिवाजी जयसिंह ने जो वेधशालाओं का निर्माण किया था
उसमें आगरा शामिल नहीं है। काफी बार अधीनस्थ बोर्ड आरपीसी पूछा जाता है, आगरा ऑप्शन में दिया जाता है, तो आगरा नहीं होगा इसका। चलते हैं, ये भी पूछा जाता है कई बार कि जीज मोहम्मद शाही की रचना किस शासक ने की थी? जीज मोहम्मद शाही की स्वाई जयसी ने की थी। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। जीज मोहम्मद शाही, जी से जय से जीज और जय से जयसी, ऐसे याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगपुर के युद्ध में माला के सुल्तान को परास्त किया था? कौन सा था वो राजपूत शासक जिसने सारंगपुर के युद्ध में माला के सुल्तान को परास्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा मालना कुंभा। याद कैसे रखोगे? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। तो कई बार पूछा जाता है या सुमेलित करवाया जाता है कई युद्ध देखकर उनमें, तो सारंगपुर 37, शह से सारंगपुर, शह से 37, इस प्रकार सारंगपुर 37 इस प्रकार याद रखना। और महाराणा कुंभा के बारे में एक बात और बताता हूँ कि कई बार पूछा जाता है कि पदराड़ा हवेली किस शासक से संबंधित है? पदराड़ा, तो याद रखना है पदराड़ा हवेली का संबंध भी महाराणा कुंभा से है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में फीस भर्ती के विरोध में किए गए आंदोलन के समर्थन में अलवर प्रजामंडल के किन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? पहला ऑप्शन रघुनाथ सिंह मेहता, सेकंड ऑप्शन लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, तीसरा मग्गाराम वेद और चौथा हरिनारायण शर्मा। अलवर प्रजामंडल के नेता, तो आपको बताओ मग्गाराम वेद तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है, तो सी तो हो ही नहीं सकता, सी इसके अंदर है और सी इसके अंदर, यानी दोनों कट गए। अब रही हरिनारायण शर्मा, आपको पता है अलवर के प्रजामंडल संबंधित है, तो डी होगा, डी एक नहीं। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बी और डी, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी और मग्गाराम वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, एक तरफ देवियां दे रखी है और दूसरी तरफ स्थान, तो छींच माता, लटियाल माता, सिमल माता, छींच माता और सकराय माता। तो सपोज दैट इनमें से आपको कोई एक आ रहा है, जैसे मेरे को ये आ रहा है छींच माता का है, तो छींच माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। सी का चार, सी का चार सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, वो है ऑप्शन नंबर 2। और इस प्रकार लटियाल माता का मंदिर कहाँ हो गया? पोखरण के अंदर। और सिमल माता का मंदिर कहाँ हो गया? बसंतगढ़ सिरोही में। उसी हो गया। सकराय माता का मंदिर कहाँ हो गया? नवलगढ़ में। नवलगढ़ में मैंने आपको एक हवेली बताई थी, कौन सी है बताओ? नवलगढ़, यानी नवाब लोग के सर कौन रहते हैं? शेख, शेख लोग नवाब, शेख सरिया का हवेली का है नवलगढ़ में। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ओखरी कहाँ पहना जाता है? ओखरी आभूषण जो होता है, ऑर्नामेंट्स, कहाँ पहना जाता है? कान में, हाथ में, नाक में, गले में। इसका जो राइट आंसर होगा वो है कान में। ओखरी, ओखरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में। चलते हैं नेक्स्ट। सुल्तान इल्तुतमिश के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक कौन था? समर सिंह, रतन सिंह, तेज सिंह और जत्र सिंह। इसका राइट आंसर होगा जत्र सिंह। याद कैसे रखोगे? इतर और जत्र, इतर जत्र, इतर जत्र, कई बार आप मन ही मन दोहराओगे तो याद होगा। इतर यानी इल्तुतमिश, जत्र यानी जेत सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्त्रियों के वस्त्रों के संबंध में कौन सा कथन है सत्य? पुत्र जन्म के अवसर पर लाल रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, होली के अवसर पर फागड़िया पहने की रिवाज है, तीज के अवसर पर बहुरंगा लहरिया और ओढ़नी को कीर, गोटे तथा लप्पे से सजाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। अब आपको बताना है पुत्र जन्म के अवसर पर कौन सी ओढ़नी ओढ़ी जाती है? कई बार ये भी पूछा है फाग का संबंध किससे? तो होली से। लहरिया कब पहना जाता है महिलाओं द्वारा? तो तीज में। कई बार ये भी पूछा जाता है गोटे तथा लप्पे क्या है? ये ओढ़नी के प्रकार या ओढ़नी को सजाने के प्रकार है। तो गोटे तथा लप्पे का संबंध किस वस्त्र से? ओढ़नी से। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कई बार। तो 8वां का राइट हो गया 1।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र 1937 में अलवर से प्रकाशित हुआ? यानी 1937 के अंदर कौन सा साप्ताहिक था जो सप्ताह में एक बार आता था, उसका नाम था तेज प्रताप। राइट आंसर। कई बार सम्मिलित करवा देते हैं। तेज प्रताप समाचार पत्र का संबंध किस रियासत से था? अलवर रियासत से। कई बार इस प्रकार भी पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। स्वयं ईश्वरी सिंह के काल में किस चित्रकार ने पशु पक्षियों के युद्धों के अनेक चित्र बनाए? वो कौन था स्वयं ईश्वरी सिंह? तो स्वयं ईश्वरी के समय हीरानंद, त्रिलोक, रामजीदास और लाल चितरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाल चितरा। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लाल चितरा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अजमेर के विलीनीकरण के दौरान अजमेर का निर्वाचित नेता कौन था? तो इसका हरिभाव उपाध्याय। अब हरिभाव उपाध्याय के बारे में आपको ध्यान रखना है, इनका एक समाचार पत्र था जिसका नाम था त्याग भूमि। त्याग भूमि। और इस समाचार पत्र के अंदर कुल 64 पेज थे। कुल कितने पेज थे? 64। ये भी आप किसी ने पूछा है। और इन 64 पेज में से जो 16 पेज थे वो महिलाओं की सामाजिक स्थिति को दर्शाने के लिए आरक्षित थे। कितने पेज आरक्षित थे? 16 पेज। ये याद रखना है आपको। त्याग भूमि किनका समाचार पत्र है? हरिभाऊ उपाध्याय को। और त्याग भूमि कुल कितने पेज थे? 64। 64 में से महिलाओं के लिए कितने आरक्षित थे? 16 पेज। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भीलों के विद्रोह को दमन करने के लिए किए गए प्रयास, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, मेवाड़ भील कोर्प्स का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा में रखा गया। दूसरा, अंग्रेजों ने सेना द्वारा भीलों के दमन हेतु 1836 ईस्वी में जोधपुर लीजन सेना का गठन किया गया। तीसरा, 1837 ईस्वी जोधपुर लीजन का मुख्यालय अजमेर से सिरोही के बड़गांव में स्थानांतरित कर दिया गया। और चौथा ऑप्शन है, 1838 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर्प्स की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, ये सही नहीं है। अब आपको बताना है मेवाड़ भील कोर्प्स की स्थापना कब की गई थी। दूसरा, मेवाड़, कई बार ये भी पूछा गया कि मेवाड़ भील कोर्प्स का मुख्यालय कहाँ है? तो खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ है? उदयपुर। जो ये भी पूछा गया जोधपुर लीजन सेना का गठन कब किया गया था? 1836 में। अब फिर जोधपुर लीजन सेना का मुख्यालय पहले अजमेर में था और 1837 ईस्वी में इसका मुख्यालय बड़गांव कर दिया गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना इन दो ऑप्शन को। दूसरा और तीसरा ओपन कई बार वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, पहला भी पूछा जाता है। तो ये तीनों वन लाइन क्वेश्चन अगर आएगा तो उसके अंदर अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समुदाय ऊंट पालक नहीं? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो राय का तो है, सबको पता है। मारू भी लगभग नाम सुना होगा, तो ये भी ऑप्शन कर देते। पीछे बचता है चावंडिया और कुछ बंदिया। इन दो ऑप्शनों में आप कंफ्यूज हो। अगर इन दोनों में तुक्का लगाओ तो 50-50% की बात है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुछ बंदिया। ये ऊंट पालक नहीं है। रायका, चावंडिया और मारू ये तीनों ऊंट पालक जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयालदास की नहीं है। कौन सी रचना है जो दयालदास की नहीं है? एक रचना होगी जो दयालदास, सुजस बावनी। दूसरा है दातार बावनी, फिर अजस इक्कीसी और जस रत्ना का। इसका राइट आंसर होगा वो होगा दातार बावनी। अब याद कैसे रखोगे दयालदास की रचना कौन सी है? सुजस, एक अजस और एक जस। सुजस, अजस और जस, जिसके अंदर जस आ रहा है पीछे, तीनों के पीछे जस, जस जस। दातार बावनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दयालदास की रचना है, सुजस, अजस और जस। फिर है शेखावटी किसान सभा संस्थापक
कौन कौन से थे इनमें से? हरलाल सिंह, नेतराम, घासीराम और ताड़केश्वर शर्मा। तो हरलाल सिंह भी है, नेतराम भी है और घासीराम भी है और ताड़केश्वर भी, चारों। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, घासीराम, हरलाल, ताड़केश्वर और नेतराम। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जालौर पर आक्रमण कर किस शासक को बंदी बनाया था? मालदेव ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सिकंदर खान। अच्छा क्वेश्चन पूछा है आरपीएस ने। मालदेव ने जालौर पर आक्रमण किया था और वहां किस शासक को बंदी बनाया था? सिकंदर खान। फिर है कौन सा पुरा स्थल आड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी सबसे ज्यादा अगर किसी से पूछती है तो आड़ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाती है। पता नहीं आड़ से विशेष लगाव है या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तिलवाड़ा, क्योंकि ओजियाना तो हर किसी को पता है, अलोद और केली के नाम हर किसी ने नहीं सुन रहे हो। तो अपन जनरल साइंस में करेंगे तो तिलवाड़ा है वो बाड़मेर के अंदर है, तो इस ये मारवाड़ से संबंधित है। और आड़ है जो मेवाड़ के अंदर आता है, तो इस हिसाब से भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अभिलेख राजस्थान में भागवत धर्म के विषय का उल्लेख नहीं किया? भागवत यानी वैष्णव धर्म। बरनाला, बसंतगढ़, घोसुंडी और बड़वा। बताओ इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन पूछा आरपीएस ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बसंतगढ़ अभिलेख, जो कि भागवत धर्म के विषय में उल्लेख नहीं करता। बरनाला, घोसुंडी और बड़वा ये तीनों करते हैं। और कई बार ये भी पूछा आरपीएस ने राजस्थान में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म के विषय में जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो उस संदर्भ में इसका आंसर होगा घोसुंडी अभिलेख। अच्छा क्वेश्चन है घोसुंडी अभिलेख, जो सबसे पहले भागवत धर्म के बारे में इसके अंदर जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन किस सामाजिक प्रथा से फरगति संबंधित है? बहुत सारों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। फरगति है क्या? तो फरगति का जो संबंध है नाता प्रथा से संबंधित है, नाता। चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ अलवर के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो कई बार तो पूछ लिया जाता है कि नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ है? तो अलवर के अंदर है। और अलवर में कौन सी जगह है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। कई बार ये भी पूछा जाता है नोगजा जैन मंदिर, नोगजा जैन तीर्थ कहाँ है? अलवर में। फिर यहाँ नृत्य मुद्रा में गणेश प्रतिमा है, बिल्कुल अलवर में नीलकंठ जो मंदिर है उसमें। एकाकी पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर है, नाम से ही पता चलता है जब नीलकंठ है तो शिव जी का ही मंदिर होगा। शयन मुद्रा में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है। इसका जो राइट आंसर होगा ये असत्य है, ऑप्शन नंबर 4 असत्य। कैसे? शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ नहीं है, वो है पांडुपोल अलवर के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट। और दूसरा नीलकंठेश्वर जो महादेव का मंदिर, ये गुर्जर प्रतिहार शैली इसके अंदर दिखाई पड़ती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWH जलवायु किस में पाएगी? कोटापल्ली, झालावाड़, ये पहाड़ों, बीकानेर जैसलमेर से कई बार करता है BWH। कई बार पूछा जाता है गंगानगर किस जलवायु वर्गीकरण में आता है कोपेन के? तो वो भी BWH में आता है, यानी गंगानगर और बीकानेर कई बार पूछे जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ खनिज और खनन स्थल। ऐसा कोई एग्जाम है जिसके अंदर खनिज और जनसंख्या से प्रश्न नहीं आए, जहां तक मुझे पता है। डेफिनेटली दोनों टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सबसे ज्यादा आरपीएससी से क्वेश्चन पूछती है। तो देखते हैं टंगस्टन, देवा का बेरा, फिर तांबड़ा और गार्नेट काला कुंभा, फिर है एस्बेस्टस ऋषभदेव, और फिर चौथा ऑप्शन है प्राणायाम डाल गूगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तांबड़ा, गार्नेट काला कुंभा, ये नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ दो चीज याद रखना, एक तो तांबड़ा गार्नेट के बारे में, सॉरी तांबड़ा
तांबड़ा कहाँ, तांबड़ा को इंग्लिश के अंदर कहते हैं गार्नेट। तो राजस्थान में मुख्यतः इसके दो जगह है जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो टोंक और एक अजमेर। टोंक और अजमेर, इन दो जगह पर तांबड़ा गार्नेट पाया जाता है। तो टोंक में कौन सी जगह, राजमहल, और अजमेर में कौन सी जगह, सरवाड़। इन दोनों जगहों पर तांबड़ा यानी गार्नेट पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम दे दो ना, ये दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर टोंक और अजमेर में ऑप्शन आ जाए तो फिर तो करना है आपको तांबड़ा। और अगर आपको उदयपुर और अजमेर दे दिया जाए, उदयपुर और अजमेर, तब आपको करना है पन्ना। पन्ना को इंग्लिश में एमरेल्ड कहते हैं। तो ध्यान रखना, टोंक और अजमेर आ जाए तो करना है तांबड़ा गार्नेट, और उदयपुर और अजमेर आ जाए तब आपको करना है पन्ना एमराल्ड। उदयपुर के अंदर कौन सी है, देवगढ़, और अजमेर में कौन सी है, राजगढ़। यानी देवगढ़ और राजगढ़ किस खनिज से संबंधित, देवगढ़ और राजगढ़ ये दोनों संबंधित हैं। देवगढ़, राजगढ़ ये संबंधित है पन्ना एमराल्ड के अंदर। इसमें देवगढ़ कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के अंदर, राजगढ़ कहाँ है, अजमेर के अंदर। जबकि राजमहल और सरवाड़ ये किससे संबंधित है, ये तांबड़ा से संबंधित है। तो मोटा मोटी आप याद रखना, अगर अजमेर और टोंक आ जाए तो फिर आपको करना है तांबड़ा गार्नेट, और अगर अजमेर और उदयपुर आ जाए फिर करना है पन्ना एमराल्ड। और इसके अंदर देवगढ़ और राजगढ़ होते हैं पन्ना, और एक स्थान और याद रखना, गोगुंदा। और ये तो एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, ऋषभदेव, उदयपुर, और एक स्थान और याद रखना है वो है खेरवाड़ा। कई बार पूछा गया है खेरवाड़ा और ऋषभदेव में कौन सा खनिज पाया जाता है, एस्बेस्टस। टंगस्टन याद रखना है, एक तो देवा का 12 में, टंगस्टन देवा का बेरा, सॉरी देवा का बेरा। और एक आपको याद रखना है इसका, काला खूंटा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मैंगनीज के खनिज पाए जाते हैं, मैंगनीज। मैंगनीज का ध्यान रखना है। और एक मैंगनीज का, एक तो काला खूंटा हो गया, एक हो गया तिम्मा मोरी, तिम्मा मोरी। ये दो खनिज, काला खूंटा और तिम्मा मोरी किसके खनिज है, ये है मैंगनीज के। यहाँ पर किसके खनिज है, मैंगनीज के। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। और उदयपुर में ऋषभदेव और खेरवाड़ा में कौन सा पाया जाता है, एस्बेस्टस। और अगर अजमेर और टोंक आ जाए तो फिर आपको करना है तांबड़ा गार्नेट, जो कि अजमेर के अंदर तो है सरवाड़ और टोंक के अंदर है राजमहल। और अजमेर और उदयपुर आ जाए फिर आपको करना है पन्ना एमराल्ड, जिसके अंदर देवगढ़ और राजगढ़। और टंगस्टन का याद रखना है देवा का बेरा, देवा का बेरा, बार बार रिपीट करो, अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में अधिकांश किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो हाड़ौती बेल्ट है, हाड़ौती बेल्ट के अंदर आपको पता है काली मध्यम काली, गहरी मध्यम काली मृदा। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन की। तो पर्वतीय मृदा राजस्थान में दो जिलों में मुख्यतः पाई जाती है, एक तो पाई जाती है उदयपुर के अंदर, और एक पाई जाती है कोटा के अंदर। ये दो जिले याद रखना पर्वतीय मृदा के अंदर। और फिर रिवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है, रिवेरिना यानी गंगानगर। रिवर यानी क्या होता है, याद कैसे रखोगे, रिवर, रिवर एक क्या है, रिवर, रिवर यानी नदी, गंगा क्या है, नदी। तो इस प्रकार से इसको याद होगा, रिवेरिना नदी कहाँ पाई जाती है, गंगानगर। इसी प्रकार एक और नदी पूछी, सॉरी मिट्टी पूछी जाती है, वो है लाल लोमी मृदा। लाल लोमी ये कहाँ पाई जाती है, दो जिलों में ये है मुख्यतः, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो लाल लोमी मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, पर्वतीय मृदा उदयपुर कोटा में, रिवेरिना गंगानगर में। और एक याद और रखना, जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है बीकानेर में। याद कैसे रखोगे कि जिप्सम अपने कौन सी बेल्ट में होता है, जिप्सम अपने नागौर, हनुमानगढ़, बीकानेर में मुख्यतः होता है। तो बीकानेर, जिप्सी फेरस मृदा कहाँ पाई जाती है, बीकानेर के अंदर। और रिवेरिना रिवर, रिवेरिना मृदा कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में। तो रिवर यानी नदी, और गंगा क्या है, एक नदी है। तो इस प्रकार इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं? अधिकतम है वो डूंगरपुर के अंदर और न्यूनतम है वो धौलपुर के अंदर। अधिकतम के दो जिले याद रहो, एक तो डूंगरपुर और दूसरा राजसमंद। डूंगरपुर का क्या, एक दो, और राजसमंद का आप कमेंट कर दो, और धौलपुर का भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन बार रिपीट हुआ है अभी हाल ही के एग्जामों में। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 2020, 21, 22 और 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 के अंदर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा युग्म सही है? अपने को पूछ रहा है सही कौन सा है। मालखेत मध्य अरावली में यानी अजमेर वाली बेल्ट में, दोनिया डूंगर मध्य अरावली में, नागपाड़ दक्षिण अरावली में, भोजगढ़ उत्तरी पूर्वी अरावली में। तो देखते हैं, नागपाड़ कहाँ है? अजमेर में, तो ये दक्षिण अरावली में नहीं हो सकता। दोनिया डूंगर कहाँ है? ये उदयपुर के आसपास होगा, तो फिर ये मध्य अरावली नहीं हो सकता। मालखेत कहाँ है? ये करौली के बाल बेल्ट है, तो मध्य अरावली में नहीं हो सकता। पीछे बचा भोजगढ़, जो कि उत्तरी पूर्वी अरावली में है। भोजगढ़ कहाँ पर है ये आपको बताना है कमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कुछ ऊर्जा के स्रोत दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं, अपने को सम्मिलित करना है। देखते हैं, अगर इनमें से एक ऑप्शन भी आपको आ रहा है ना, तो फिर ये क्वेश्चन हल हो रहा है। पहला है पवन, जल विद्युत, सौर और प्राकृतिक। तो मुझे इसमें से कंफर्म आ रहा है कि प्राकृतिक गैस का स्रोत वो है अंतम। डी का दो, डी का दो किसमें है? डी का दो सिर्फ एक ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर 2, यानी डी का दो। अब एक का कौन सा है? पवन ऊर्जा कहाँ है? बीथड़ी। अब आपको कमेंट में बताना है कि बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, जोधपुर में है या जैसलमेर के अंदर, ये बताना है। एक बार अधीनस्थ बोर्ड में ये पूछा था, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन था कि बीथड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है। फिर है, नहीं नहीं, प्राकृतिक गैस हो गया अंता, यानी डी का दो। इस हिसाब से राइट आंसर एक का 3। हाँ सही है, पवन ऊर्जा बीतड़ी के अंदर। फिर जल विद्युत कहाँ होगी? मैनावली कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। सौर ऊर्जा कहाँ होगी? सी का, सॉरी, सबसे पहले प्राकृतिक गैस अंताबारा, डी का 2। एक का हो गया 3 पवन ऊर्जा बीतड़ी, बी का हो गया 4 जल विद्युत अनूपगढ़, सी का हो गया 1 सौर ऊर्जा मैनावली। इस हिसाब से ये करना। अच्छा क्वेश्चन है, आपको तो बताना है बी थ्री कहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिंचाई परियोजना और जिला दे रखा है। बिशलपुर टोंक में हर किसी को पता है, जखम प्रतापगढ़ में, यमुना लिंक है भरतपुर में। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा वो सिद्धमुख बीकानेर। सिद्धमुख बीकानेर का सिद्धमुख है हनुमानगढ़। एक जिला है हनुमानगढ़ और दूसरा जिला कौन सा है वो आपको बताना है, चूरू है या झुंझुनू है। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी चावल की किस्म है? चावल की किस्म कौन सी है? माई सुगंधा, राज 911, कोहिनूर और सोनालिका। तो राइट आंसर होगा माई सुगंधा। कोहिनूर गेहूं की है, सोनालिका गेहूं की है। आपको बताना है राज 911 किसकी है। और एक पूछी जाती है माई धवल, माई धवल ये किसकी है? माई धवल है मक्का की, और माई सुगंधा है वो है चावल की, क्योंकि चावल से आता है सुगंध आती है, और धवल हो गई मक्का। इस तरह याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जिले में तेंदुआ वन नहीं है। तेंदुआ वन अपने राजस्थान के साउथ बेल्ट के अंदर, विशेषकर हाड़ौती वाला भी शामिल हो इसके अंदर। तो कोटा, बूंदी, उदयपुर, अलवर इसका राइट आंसर। तेंदुआ के पत्ते से ही बीड़ी बनाई जाती है, मुख्यतः चित्तौड़, उदयपुर, इधर कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में तेंदुए। फिर है, कोई योजना दे रखी है मध्याह्न भोजन योजना। अब जनरल सेंस में इस क्वेश्चन को करना है, मध्याह्न
यह ग्रीष्म का अवकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करें। दूसरा है वर्ष 2009-10 से इस कार्यक्रम को उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 5 से 6 से 8 कक्षाओं के विद्यार्थियों को लागू कर दिया गया। तीसरा है प्राथमिक शिक्षा में पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि लाभ वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को अधिक नियमित स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी ये मध्याह्न भोजन योजना है वो जो लाभ से वंचित है गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूल आए उनको प्रोत्साहन करने के लिए मध्याह्न में उनको भोजन दिया जाता है। आपको पता है बच्चों को अगर भोजन खिलाएंगे तो वो नियमित रूप से स्कूल आएंगे। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो गया 2। फिर है विशेष योग्यजन की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने राजस्थान में कौन से दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? बाबा आमटे दिव्यांग, डॉक्टर अम्बेडकर दिव्यांग प्रौद्योगिकी संस्थान, महात्मा गांधी दिव्यांग। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो 2019 या 20 के आसपास, मुझे कंफर्म याद नहीं है लेकिन ये जयपुर के अंदर है। तो महात्मा गांधी दिव्यांग ये भी जयपुर के अंदर है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कथन दिए गए हैं और एक कथन है और एक उसका कारण है। दिल्ली, वडोदरा, मुंबई और अमृतसर जामनगर जो ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस जैसी रणनीतिक परियोजनाएं राजस्थान को एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। ठीक है, इसके क्या कारण है? ये कॉरिडोर परिवहन दक्षता को बढ़ावा देते हैं, यात्रा समय को कम करते हैं और सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए प्रमुख आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। चलो ऑप्शन की ओर। ए गलत है लेकिन आर सही है, ए सही है आर गलत है, ए तथा आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही, आर एक ही सही व्याख्या है। अब इस प्रकार की क्वेश्चनों में आपको घबराना नहीं है। जनरल सेंस के अंदर आपको सोचना है कि अगर ये ग्रीन कॉरिडोर है या एक्सप्रेस वे है तो इनसे क्या क्या अपने को लाभ है, क्या क्या इनकी हानियां हैं। तो इसमें अच्छी पॉजिटिव सेंस में अपने को कारण दे रखा है। तो जनरल सेंस से सोचें तो भी अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ए और आर सही है, आर है वो ए का सही वाक्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है इकोनॉमिक्स यानी बजट से संबंधित है। 2024-25 में प्रस्तुत समावेशी विकास के 10 संकल्प में से कौन सा सम्मिलित है? पहला आर्थिक सुरक्षा, फिर सुशासन, फिर जीवन की गुणवत्ता, नागरिक सुविधाएं, 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। सुशासन की बात आपको पता है आए दिन नेता लोग करते हैं, गुड गवर्नेंस। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था ये भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाडो प्रोत्साहन योजना, अच्छी योजना है। लाडो पर कई एग्जाम में पूछ ली गई है, हाल ही के एग्जाम। लाडो प्रोत्साहन योजना, यह योजना 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ की गई। दूसरा ऑप्शन, इस योजना का लक्ष्य लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार लाना, मातृ शिशु कम करना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना। तीसरा है, इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता 7 किस्तों में प्रदान की जाती है, जिसमें 6 किस्तें अभिभावक संरक्षक को दी जाती है, जबकि 7वीं किस्त बालिका के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। नीचे अपने को दे रखे हैं कूट, केवल 3 सही है, 2 सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 2 व 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल 2 सही है, लाडो प्रोत्साहन योजना। और एक लाडो प्रोत्साहन योजना को अभी हाल ही में इसके कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक का सेविंग बॉन्ड भी है, यानी 1.5 लाख रुपए तक का 1.50 लाख रुपए तक का सेविंग बॉन्ड भी है लाडो प्रोत्साहन योजना का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर है ये, फिर भी आर्थिक समीक्षा से एक प्रकार से क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने राजस्थान में 284 गीगावाट सौर ऊर्जा की संभाव्यता का अनुमान लगाया।
कथन बी है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान राजस्थान में जमीन से 150 मीटर ऊपर 142 गीगावाट पवन की बताइए। तो इसको आर्थिक समीक्षा वहाँ पढ़ लेना। इसका जो राइट आंसर है न तो ए और न बी, दोनों ही सही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और अधिनियम का नाम उसके पारित होने के वर्ष के बारे में सही कूट। पहला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण 2000, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण 2019। कौन से सही है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अनिवार्य 2014 का नहीं है। आपको कमेंट में बताना है किस वर्ष हुआ था पारित। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। राजस्थान के कृषि अवसंरचना कोष के संकलन पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा कृषकों के लिए फार्म गेट अवसंरचना निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष बनाने की घोषणा की गई है। दूसरा, इस कोष से 3 करोड़ की सीमा तक सभी ऋणों पर 4% ब्याज दिया जाता है। कौन सा सही है इसके अंदर? इसका देख लेना आप कौन सा है, मुझे नहीं। फिर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य यानी PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर या हेल्थ केयर जो भी है, देखभाल के तहत कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? जो अपने PHC होते हैं उसके अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम से अभी स्थापना की है इसकी। गर्भावस्था में बच्चों को जन्म के समय देखभाल, बाल्यकाल में किशोरावस्था, बुनियादी मुख्य स्वास्थ्य, जल आघात सहित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर 1। फिर है 40वां क्वेश्चन। फिर एक 40वां क्वेश्चन। मई 2025 में जर्मनी के संघीय चांसलर का पदभार है। ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट, ये भी करंट का है, ये भी करंट का भेज लो तुम्हारा। बीच में ये कुछ करंट के क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्रासलैंड संरक्षण और घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित किस क्षेत्र में घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? ये भी करंट का है। इसका सही उत्तर होगा पालीघाट स्वयं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, और जितना मुझे टाइम मिलता है मैं टाइम निकाल कर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप भी सपोर्ट करें मुझे।